नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का। आज हम 13वां पार्ट लेकर आए हैं। तो इसमें हम आपको कवर कराएंगे गुप्त साम्राज्य से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट। वो आने वाले यूपीपीसीएस यूपीआरओ जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखते हैं सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की पृष्ठभूमि। तो कुषाणों के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य गणतंत्र और राजतंत्र में विभाजित थे। तो जब कुषाणों का अंत हुआ उस समय भारत में दो प्रकार के राज्यों का उदय हुआ। वो गणतंत्र और राजतंत्र दो प्रकार से विभाजित थे। एक में अर्थात जनता द्वारा शासन होता था और दूसरे में राजतंत्र अर्थात राजा द्वारा शासन होता था। और देख लेते हैं गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में था। तो याद रखिएगा गुप्त वंश का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार से हुआ था। गुप्त वैश्य थे और ये कुषाणों के सामंत थे। ये भी याद रखिएगा गुप्त कौन से, तो ये कुषाणों के सामंत थे और ये वैश्य थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत कौन कौन है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्त राजवंश को जानने के जो भी इतिहास के स्रोत हैं उनमें साहित्यिक स्रोत कौन है, पुरातात्विक स्रोत कौन है और विदेशी साहित्य कौन है। तो देख लेते हैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में देवी चंद्र गुप्तम नाटक है। ये विशाख दत्त द्वारा है। इसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उल्लेख हुआ है। दोस्तों यदि आपको ये स्पीड काफ़ी तेज़ लग रही हो तो आप तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके सुनिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ी से इसको कवर करा रहा हूँ। अगला देख लीजिए कालिदास की रचनाएं, जिसमें ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञानम शकुंतलम है। तो ये कालिदास की साहित्यिक रचनाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। और तीसरी रचना है मृच्छकटिक। तीसरी रचना है शूद्रक की मृच्छकटिक अर्थात मिट्टी का खिलौना गाड़ी, ये इसका अर्थ है। और देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत में प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का हूण आक्रमण की जानकारी, और सोने के सिक्के दिनार, चांदी के सिक्के रूपक, तांबे के सिक्के मासक, और कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे पुरातात्विक स्रोत में जो कुछ जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यह है तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर, सतना मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती देवी मंदिर, ये पन्ना मध्य प्रदेश में। भीतरी गांव मंदिर कानपुर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी का। अजंता एवं बाघ की गुफाएं, ये भी गुप्त काल के दौरान बनी हुई गुफाएं थी। आगे देख लेते हैं विदेशी यात्री। कुछ विदेशी यात्रियों से भी हमें इनके इतिहास के स्रोत प्राप्त होते हैं। तो उनमें थे फाहयान, इस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वापस भारत आए थे। दूसरा है वेनसांग, हर्षवर्धन के समय। तीसरा है इत सिंह। तो ये तीनों यात्री ने गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर लिखा है। तो आगे देख लेते हैं प्रमुख शासक कौन कौन हुए हैं। तो गुप्त साम्राज्य के जो काफ़ी फेमस शासक थे उनमें श्रीगुप्त संस्थापक था, समुद्रगुप्त था उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय था। याद रखिएगा समुद्रगुप्त के पहले चंद्रगुप्त प्रथम भी था, लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं था, इस कारण से उसका उल्लेख नहीं है। आगे देख लेते हैं कुमारगुप्त का ज़्यादा फेमस था, क्योंकि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और अगला देख लेते हैं स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। आगे देख लेते हैं सबसे पहले श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इत्सिंग के अनुसार मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो इत्सिंग ऐतिहासिक के अनुसार इत्सिंग एक चीनी यात्री था, इसके अनुसार इसने एक मगध में मंदिर का निर्माण कराया था। आगे देख लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी में गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी में गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। तो राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ। तो राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ। और देख लेते हैं उपाधि कौन सी थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि थी। पत्नी कौन थी। तो लिच्छवी राज की कुमार देवी इसकी पत्नी थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी लिच्छवी राज्य की कुमार देवी थी। और देख लेते हैं ये स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं कि इसकी पत्नी लिच्छवी राज्य की कुमार देवी थी। इसने स्वर्ण सिक्के चलाए जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार उसमें
इतने टाइप के सिक्के चलाए। आगे देख लेते हैं दूसरा प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें उसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। तो दूसरा प्रमाण उसे भी प्रयाग अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें उसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। तीसरा देख लेते हैं इसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं समुद्रगुप्त। तो तीसरा शासक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे सबसे पहले देख लेते हैं। इसने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त की विजय प्राप्त की थी और 12 शासकों को इसने पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने कहा था, ये भी याद रखिएगा, विसेंट स्मिथ ने। और आगे देख लेते हैं जानकारी के स्रोत कौन है। तो पहला है प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने। शैली को चंपू ने लिखा है, तो शैली को चंपू ने लिखा है। और प्रारंभ को अशोक द्वारा निर्मित कौशाम्बी, तो प्रारंभ इसका अशोक द्वारा कौशाम्बी में इसका प्रारंभ किया गया है। तो सबसे पहले याद रख सकते हो कि प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर था, तो ये कौशाम्बी में था, अशोक द्वारा निर्मित था। वहीं देख लेते हैं बाद में इसे इलाहाबाद ले आया गया था, जो कि जहांगीर ने इसको लाया था अकबर के शासनकाल में। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख इसमें है, याद रखिएगा। किस प्रशस्ति में सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति में। अगला देख लेते हैं एरण का अभिलेख। तो इसमें एमपी के सागर में है ये एरण का अभिलेख, मध्य प्रदेश के सागर में। और इसमें गया ताम्रफलक और नालंदा ताम्रफलक से भी इसके जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं। अगला देख लेते हैं इसकी पत्नी कौन थी समुद्रगुप्त की, तो पत्नी दत्त देवी थी। आगे इसके विजय अभियानों के बारे में देख लेते हैं। तो आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त के कुल 12 राज्यों की विजय, पहली बार में 3 तथा दूसरी बार में 9 राज्यों की विजय की गई। और दक्षिणापथ की विजय, युद्ध नीति, इसकी ग्रामोच्छ अनुग्रहण। तो दक्षिणापथ की विजय, इसमें कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी, तो ग्रामोच्छ अनुग्रहण इसकी नीति अपनाई थी। अगला देख लेते हैं तीसरी विजय क्या थी इसकी, आठवीं राज्यों पर विजय। तो तीसरी विजय आठवीं राज्यों की विजय, ये इसकी प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति से उल्लिखित होता है कि इसने आठवीं राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। चौथा देख लेते हैं सीमावर्ती राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी। तो सीमावर्ती कौन कौन राज्य थे, समतक था, कामस्प था, नेपाल था। तो ये इसके सीमावर्ती राज्य हैं। और मुद्राएं 6 प्रकार की हैं। तो मुद्राएं 6 प्रकार की हैं और गरुड़ प्रकार की, पहली मुद्रा, दूसरी धनुधारी प्रकार, तीसरी परशु प्रकार, चौथी अश्वमेघ प्रकार, पांचवी व्याघ्र हनन प्रकार, छठवीं वीणा वादन प्रकार। तो छठी वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं थी। 6 प्रकार की मुद्राएं इसने चालू की। और इसने उपाधियां कौन कौन सी ली, तो व्याघ्र, पराक्रमांक, अतिपरथ, तो अप्रतिरथ। और देख लेते हैं कविराज की और विक्रमांक की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कविराज की उपाधि इसने ली थी, पर क्रमांक की उपाधि ली थी। और देख लेते हैं बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को इसने संरक्षण दिया था, याद रखिएगा। वसुबंधु, यह इसमें गलत लिखा है, तो देख लीजिएगा, वसुबंधु को इसने संरक्षण दिया था। और देख लेते हैं प्रशासन कितने भागों में बटा था, तो साम्राज्य है, देश है, भुक्ति है, विषय है, पेट है और ग्राम है। लास्ट में है इसमें ग्राम। तो साम्राज्य इसमें 3 और 6 भागों में बटा हुआ था। भू राजस्व की दर कितनी थी, तो 1/6 भू राजस्व की दर थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय काफ़ी फेमस शासक था, 380 से 415 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और इसके समय चीनी यात्री आया था फाहियान, और पुत्र इसका था कुमारगुप्त। उपाधि इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ली थी, क्योंकि ये काफ़ी फेमस शासक था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से काफ़ी फेमस हुआ था। और देख लेते हैं शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसका दरबारी कवि नवरत्न था कालिदास, अर्थात कालिदास नवरत्नों में से सबसे फेमस कवि थे। राजकीय भाषा कौन थी, तो संस्कृत थी इसकी राजकीय भाषा। आयुर्वेदाचार्य इनके नवरत्नों में धर्मांतरी थे। और देख लेते हैं 5वां शासक, तो स्कंदगुप्त, तो 455 से 467 ईस्वी में। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था, सौराष्ट्र का गवर्नर
पर्णदंत को इसने नियुक्त किया था। इसी ने इसमें सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। प्रसिद्ध घटना क्या थी स्कंदगुप्त के समय? तो हूणों का आक्रमण हुआ था। तो याद रखिएगा, किस गुप्त शासक के समय हूणों का आक्रमण सबसे अधिक हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त के समय। आगे देख लेते हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में गुप्त काल के समय वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था, और महिला जो वेश्याएं रूप में आती थी वो उनको गणिका कहा जाता था। अर्थात कुछ महिलाएं वेश्या धर्म को अपनाती थी तो उनको गणिका कहा जाता था, और वृद्ध जो वेश्याएं वृद्ध हो जाती थी उनको कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया, चाहे फिर वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो या फिर भूमरा का देव शिव मंदिर। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो दंड पाशिक था। साधारण अधिकारी जो पुलिस विभाग में थे तो उनको चाट या भाट कहा जाता था। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको जरूर भी देख लीजिएगा, कभी कभी ये पूछा जा सकती है। कोई पुलिस विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन था और पुलिस विभाग का सबसे साधारण अधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा, चाट या भाट। और आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। और गुप्तों का राज चिन्ह कौन था? तो गरुड़ था। याद रखिएगा, गुप्तों का राज चिन्ह गरुड़ था। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। आप लोग इसे अच्छे से थोड़ा कवर कर लीजिएगा।